स्वागत। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं ओशो के विचारों पर। उनके बोलने का जो एक खास अंदाज था, ध्यान का असल मतलब क्या है उनके हिसाब से, और हाँ, रोजमर्रा की बातचीत में ये जो होश या जागरूकता की बात होती है, उसका क्या महत्व है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत भी हैं। जैसे ओशो टाइम्स के कुछ अंश हैं। रेडिट पर ओशो को लेकर एक काफी दिलचस्प सवाल जवाब का सिलसिला मिला, और ओशो की ध्यान विधियों पर एक पूरा संकलन भी है। हाँ, और हमारा इरादा यही है कि इन सब स्रोतों को खंगाल कर जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो गहरी समझ है, उसे बाहर निकालें। ये समझने की कोशिश करें कि भाई ओशो अपने शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते थे चुप्पी साधने के लिए। ये सुनने में अजीब लगता है, पर ऐसा कहा गया है। और उनकी इतनी सारी ध्यान की तकनीकें हैं, उनके पीछे का सेंट्रल आइडिया क्या है। बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि ओशो के जो प्रवचन थे वो सिर्फ लेक्चर नहीं थे। वो एक तरह से सुनने वाले के मन को अंदर से शांत करने की एक प्रक्रिया थे, एक अनूठी प्रक्रिया। हाँ, और ध्यान की बात करें तो उसमें भी गहराई तक जाएंगे। ये साक्षी भाव क्या बला है, विटनेसिंग, बहुत सुना इसके बारे में। और ओशो की जो अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, वो इसमें कैसे मदद करती हैं। जी। और साथ में ये जो बातचीत का तरीका है, कम्युनिकेशन, उसमें जागरूकता कैसे लाएं, इस पर भी ओशो का नजरिया क्या था, उसे भी थोड़ा टटोलेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी स्रोतों में, थोड़ी चौंकाने वाली भी, कि ओशो खुद को कोई पारंपरिक स्पीकर या वक्ता नहीं मानते थे। हाँ, ये बात सही है। उनका मकसद ये नहीं था कि लोग इम्प्रेस हो जाएं या उनकी आइडियोलॉजी मान लें। तो फिर सवाल उठता है, वो बोलते ही क्यों थे इतना। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और बहुत अहम भी। देखिए, जो ओशो टाइम्स के अंश है ना, वो साफ बताते हैं कि ओशो का बोलना उनके लिए ध्यान की ही एक विधि थी। बोलना ध्यान की विधि, ये कैसे। सुनने में विरोधाभासी लगता है ना? पर वो शब्दों का इस्तेमाल करते थे ताकि सुनने वाले का जो मन लगातार सोचता रहता है, दौड़ता रहता है, वो थोड़ी देर के लिए थम जाए, उसे एक ब्रेक मिले। अच्छा, तो मतलब कंटेंट से ज्यादा फोकस मन की एक्टिविटी को रोकने पर था। बिल्कुल। वो खुद कहते थे, मैं तुम्हें कोई मैसेज देने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि तुम्हारे माइंड के फंक्शनिंग को रोकने के लिए बोल रहा हूं। उनके बोलने में जो पॉज आते थे, शब्दों के बीच जो खामोशी होती थी, साइलेंट गैप्स, हाँ, वो महसूस होते थे। वो जानबूझकर होते थे, ताकि सुनने वाला बिना कोशिश किए अपने आप ही ध्यान की, उस मौन की एक झलक पा सके। उनका लक्ष्य था कि सुनने वाला सहजता से, एफर्टलेसली उस भीतरी शांति को छुए। और मैंने ये भी पढ़ा कि वो कहते थे कि बोलते हुए भी वो अंदर से एकदम मौन रहते हैं, और ये स्टेट, ये चुप्पी, वो फैलती थी, मतलब इन्फेक्शियस थी। सही कहा। वो साफ कहते थे, मैं चुप हूं, बोलते हुए भी मैं चुप हूं, मेरा अंदर का हिस्सा बिल्कुल शामिल नहीं है। उनकी वो जो अंदरूनी शांति थी, स्थिरता, रिलैक्सेशन, वो एक तरह का एनर्जी फील्ड बनाती थी। जो लोग उनके करीब होते थे, वो अक्सर ये बताते हैं कि उस माहौल में बिना किसी खास कोशिश के अपने आप ही एक गहरी शांति और मौन महसूस होने लगता था। उनकी मौजूदगी, उनकी आंखें, उनके हाथ के इशारे, सब उसी गहरे मौन को दर्शाते थे। ये तो हुई उनके बोलने की बात, बहुत खास। अब अगर ध्यान पर आएं, तो ध्यान विधियों वाले स्रोत में ये शब्द बार बार आते हैं, साक्षी, दृष्टा, बोध, विटनेसिंग। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? ये थोड़ा और गहरा मामला लगता है। हाँ, और ये समझना बहुत ही जरूरी है। ओशो के अनुसार आप कोई भी ध्यान विधि ले लीजिए, उसका जो बिल्कुल कोर है, जो एसेंस है, वो है साक्षी भाव, विटनेसिंग। साक्षी भाव, इसका सीधा सा मतलब है अपने अंदर जो भी हो रहा है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शरीर में कुछ महसूस हो रहा है, इन सब को बस देखना, बिना किसी पसंद नापसंद के, बिना जज किए ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। अच्छा, बस एक तटस्थ भाव से देखना। जैसे आईना होता है ना, हाँ, वो अपने सामने जो भी आता है उसे बस दिखा देता है। वो ये नहीं कहता कि ये अच्छा है या बुरा, वो कोई फैसला नहीं देता, बस रिफ्लेक्ट करता है। तो मतलब मन में जो भी फिल्म चल रही है, विचारों की, फीलिंग्स की, उससे खुद को अलग करके एक दूरी से बस एक दर्शक की तरह देखना। बिल्कुल, कोई एनालिसिस नहीं, कोई जजमेंट नहीं। बिल्कुल यही, जस्ट अ डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, होशपूर्वक देखना। ओशो कहते हैं कि यही ध्यान का निचोड़ है। और एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि उन्होंने शिव के बताए 112 ध्यान सूत्रों का अध्ययन किया। अच्छा, 112। हाँ, और पाया कि हर विधि, चाहे बाहर से कितनी अलग दिखे, अंदर से इसी साक्षी भाव पर टिकी है। टेक्निक्स की परिधि अलग अलग हो सकती है,
पर सेंटर हमेशा विटनेसिंग ही है। और ये जो साक्षी भाव की यात्रा है, क्या ये द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाती है? स्रोतों में ध्यान से समाधि तक की बात भी है। हाँ, स्रोत इसको समझाते हैं। देखिए, ध्यान यानी जागरूकता, विटनेसिंग, ये शुरुआत है जी। इसमें देखने वाला यानी साक्षी और जो देखा जा रहा है जैसे विचार या भाव, वो अलग अलग महसूस होते हैं। एक डुअलिटी रहती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जी। और समाधि वो अल्टीमेट स्टेट है जहां ये डुअलिटी खत्म हो जाती है। देखने वाला और दृश्य वो एक हो जाते हैं। व्यक्ति अपने असली अस्तित्व के साथ, उस परम चेतना के साथ मिल जाता है, एकाकार हो जाता है। हाँ, वही जिसे उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, या सूफी कहते हैं अनाल हक। समझ गए। अब ओशो ने तो बहुत सारी ध्यान विधियों के बारे में बताया है, जैसे डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी, नटराज, जिब्रिश और भी कई। इनमें से कई तो काफी एक्टिव है, जिनमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये तकनीकें ही ध्यान है, या फिर ये सिर्फ उस साक्षी भाव तक पहुंचने के लिए साधन है? कि तो बस पुल हैं, या कह लीजिए औजार हैं, टूल्स हैं। टूल्स किस लिए? मतलब क्या हटाने के लिए? ये टूल्स हैं ध्यान के रास्ते में जो बाधाएं आती हैं ना, उनको हटाने के लिए। बाधाएं जैसे? जैसे हमारा मन एक पल नहीं टिकता, लगातार भटकता रहता है, या फिर हमने जीवन भर में कितनी भावनाएं दबा रखी हैं, गुस्सा, दुख, डर, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, होता है। तो ये जो एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, ये इन्हीं मानसिक भटकाव और दबी हुई भावनाओं की गांठों को खोलने में मदद करती हैं। ये अंदर की जमीन को साफ करती हैं, तैयार करती हैं, ताकि साक्षी भाव का बीज आसानी से उग सके, सहजता से घट सके। तो मतलब ये हुआ कि ये जो एक्टिव टेक्निक्स है, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, उसके 5 चरण है ना? जी। पहले वो क्योटिक ब्रीदिंग, तेज गहरी सांस, फिर कैथारसिस यानी सब कुछ बाहर निकालना, चीखना, रोना, कूदना, फिर हु मंत्र था जाप करते हुए उछलना, फिर एकदम स्टॉप, फ्रीज हो जाना, और आखिर में सेलिब्रेशन, नाचना। हाँ। या फिर कुंडलिनी मेडिटेशन, 4 चरण, शरीर को कंपाना, फिर नाचना, फिर शांत खड़े या बैठे रहना, और अंत में लेटकर शांत हो जाना। जी बिल्कुल। या गिब्रिश ध्यान, जिसमें पहले ऊट-पटांग आवाजें निकालो और फिर एकदम चुप, मौन। हाँ। तो ये सब असल में मन और शरीर की एक गहरी सफाई है, कैथारसिस। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, खास तौर पर आज के इंसान के लिए, जिसने अपनी नेचुरल फीलिंग्स को, एनर्जीज को बहुत दबा रखा है, कंट्रोल कर रखा है। ओशो मानते थे कि पहले ये जो दबा हुआ कचरा है, इमोशनल गार्बेज, इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा। ताकि अंदर शांति और स्थिरता के लिए जगह बन पाए। इसीलिए वो अक्सर सलाह देता थे कि ध्यान की शुरुआत एक्टिव मेथड से करो, बजाय सीधे शांत बैठने के। हाँ, क्योंकि अगर आप सीधे शांत बैठने की कोशिश करेंगे और अंदर तूफान भरा पड़ा है, तो वो बैठने ही नहीं देगा। बात तो सही है। तो बेहतर है पहले उस तूफान को होशपूर्वक बाहर निकाल दो, फिर शांति अपने आप आने लगेगी। और जब व्यक्ति साक्षी भाव में टिकने लगे, तब इन टेक्निक्स की जरूरत नहीं रहती। हाँ, ओशो कहते हैं कि एक दिन आएगा जब आप कोई टेक्निक कर रहे होंगे, मान लीजिए डायनामिक या कुंडलिनी, और अचानक आप पाएंगे कि टेक्निक तो चल रही है, शरीर कुछ कर रहा है, हाँ। पर आप उससे जुड़े नहीं हैं। आप पीछे हट गए हैं, आप बस उसे होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, एक दूरी से। हाँ, जिस दिन ये हो गया, उसी दिन असली ध्यान घट गया। उसके बाद टेक्निक की जरूरत खत्म। आप चाहें तो उसे शरीर को फिट रखने के लिए एक एक्सरसाइज की तरह करते रहें, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन ध्यान के लिए फिर उनकी जरूरत नहीं रह जाती। साक्षी भाव आ गया तो तकनीकें पीछे छूट जाती हैं। ये साफ हुआ। अब थोड़ा कम्युनिकेशन और अवेयरनेस की तरफ चलते हैं। Yes. रेडिट वाले सोर्स में किसी ने ये पूछा था कि क्या ओशो ने लोगों से बात करने या दुनिया से इंटरेक्ट करने के तरीके पर कुछ कहा है। उस पूछने वाले ने सुना था कि ओशो के हिसाब से बातचीत करते वक्त हमारी अवेयरनेस सबसे कम होती है। क्या हमारे स्रोतों में इस पर कुछ मिलता है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, इन स्रोतों में कोई सीधा कम्युनिकेशन स्किल्स का मैनुअल तो नहीं है कि लोगों से ऐसे बात करो, वैसे बात करो, ऐसा कुछ डिटेल गाइडेंस नहीं है। अच्छा। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल ओशो बार बार दोहराते हैं, होश, जागरूकता, वो यहाँ भी लागू होता है। यानी बातचीत में भी साक्षी भाव बनाए रखना। सिद्धांत तो यही है, पर हाँ, ये प्रैक्टिस में लाना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। जैसा कि रेडिट पोस्ट में भी इशारा था, बातचीत में अक्सर हम खो जाते हैं, रिएक्शंस में बह जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। एक सोर्स है मेडिटेशंस फॉर बिजी पीपल किताब से। उसमें एक टेक्निक का जिक्र है, टेलीग्राफिक होना। टेलीग्राफिक जैसे टेलीग्राम? हाँ, मतलब बोलते समय सिर्फ उतनी ही बात कहना जितनी बिल्कुल जरूरी हो।
कम से कम शब्द। जैसे पुराने जमाने में टेलीग्राम में हर शब्द के पैसे लगते थे ना, हाँ हाँ। तो वैसे ही सिर्फ एसेंशियल बात। इससे शायद विचारों में क्लैरिटी रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। और शायद अवेयरनेस बनाए रखने में भी मदद मिलती होगी कम बोलने से। संभवतः। और अगर हम देखें तो ओशो का खुद का बोलने का तरीका, जिसमें वो जानबूझकर शब्दों के बीच मौन रखते थे, हाँ, वो भी तो सुनने वाले की जागरूकता बढ़ाने का ही एक तरीका था। ये सामान्य बातचीत से कितना अलग था। बिल्कुल। सामान्य बातचीत में तो हम बस बोलते चले जाते हैं बिना रुके। जी, उनका उद्देश्य यही था कि सुनने वाला सिर्फ शब्द न सुने, बल्कि शब्दों के बीच की खामोशी के प्रति भी जागे। ये अपने आप में बातचीत में जागरूकता लाने का एक बहुत गहरा तरीका था। उनका बोलना सुनना भी एक मेडिटेशन बन जाता था। अच्छा, अब ध्यान को लेकर कुछ आम सवाल भी उठते हैं। हमारे पास जो FAQs थे सोर्सेज में, उनमें भी ये थे। जैसे, क्या ध्यान करने से जीवन की समस्याएं हल होती हैं? ईर्ष्या, गुस्सा, अकेलापन, मीनिंगलेसनेस, क्या ये सब ठीक हो जाता है ध्यान से? ये बहुत कॉमन सवाल है। देखिए, ओशो का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। वो ये नहीं कहते कि ध्यान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, जैसे कोई मैकेनिक मशीन ठीक करता है। तो फिर उनका कहना है कि हमारी जो ज्यादातर समस्याएं हैं ना, वो असल में हमारे मन की उलझन की वजह से हैं। क्लैरिटी नहीं है, कंडीशनिंग है। जब हम साक्षी भाव में स्थित होते हैं, मतलब बिना जजमेंट के बस एक दर्शक की तरह अपने अंदर देखना सीखते हैं, तो एक गहरी समझ पैदा होती है, एक क्लैरिटी आती है। अच्छा। और उस क्लैरिटी की रोशनी में ये जो तथाकथित समस्याएं हैं, ये टिकी नहीं पाती, वो बेसलेस हो जाती हैं और खुद ब खुद घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। मतलब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, वो प्रॉब्लम रहती ही नहीं। काफी हद तक ऐसा ही है, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ ही मन की उलझन में थी। जैसे ही क्लैरिटी आई, जड़ कट गई। जैसे ईर्ष्या है या गुस्सा है, जब आप साक्षी भाव से देखने लगते हैं कि ये उठता कैसे है, शरीर मन पर क्या असर करता है, तो धीरे धीरे आप उससे आइडेंटिफाई करना छोड़ देते हैं। आप देखते हैं कि ये तो बादल हैं, आते हैं चले जाते हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। बस ये होशपूर्वक देखने से ही उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है और धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। ये दिलचस्प है। और खुशी का क्या ध्यान से खुशी मिलती है? ज्यादातर लोग तो शायद खुशी के लिए ही ध्यान करना चाहते हैं। यहां भी ओशो का नजरिया एकदम कह सकते हैं क्रांतिकारी है, और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। अच्छा। वो पारंपरिक सोच के बिल्कुल उलट बात कहते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। नहीं तो फिर? मामला ठीक उल्टा है। उल्टा कैसे? जब व्यक्ति असल में खुश होता है, सहज होता है, जब वो अपने असली स्वभाव के साथ जीता है, जिसे ओशो स्वधर्म कहते हैं, और जब वो समाज की थोपी हुई कंडीशनिंग, झूठी मान्यताओं, अपेक्षाओं से मुक्त होता है, तब ध्यान उसके लिए कोई करने वाली चीज नहीं रह जाती। तब ध्यान सहजता से अपने आप घटता है। अरे, तो मतलब खुशी ध्यान का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ध्यान के होने के लिए एक तरह की फर्टाइल ग्राउंड है, उपजाऊ जमीन। बिल्कुल यही। इसीलिए ओशो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ आंख बंद करके कोई टेक्निक करने से असली बात नहीं बनेगी। इसके साथ साथ अपने जीने के तरीके में भी बदलाव लाना होगा। उन सोशल पैटर्न्स को, आदतों को, विचारों को छोड़ना होगा जो हमें दुखी करते हैं, स्ट्रेस में डालते हैं, अननेचुरल बनाते हैं। जब आप ऑथेंटिकली जीते हैं, जब आपके जीवन में एक फ्लो होता है, एक सहजता, एक आनंद, तब ध्यान कोई एफर्ट नहीं रह जाता, वो आपकी नेचर बन जाता है। तो खुशी ध्यान का कारण बनती है, परिणाम नहीं। सही, इस मायने में हाँ। वाह। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि ओशो के जो प्रवचन थे वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो ध्यान का ही एक प्रैक्टिकल रूप थे। शब्दों के जरिए श्रोता को मौन का अनुभव कराना, ये उनका तरीका था। और हमने समझा कि ध्यान का असली सार है साक्षी भाव, विटनेसिंग। अपने अंदर जो भी चल रहा है उसे बिना उलझे तटस्थ होकर होश से देखना। और जो ढेरों तकनीकें हैं वो इस अवस्था तक पहुंचने में मदद करने वाली सीढ़ियां हैं, वो खुद मंजिल नहीं है। हाँ, और ये भी समझा कि जागरूकता सिर्फ मेडिटेशन के टाइम बैठने तक ही नहीं है, बल्कि जीवन के हर काम, हर पल में, यहाँ तक कि बातचीत में भी उतनी ही जरूरी है। और जीवन की जो समस्याएं हैं वो सीधे सीधे सॉल्व करने के बजाय साक्षी भाव से जो क्लैरिटी आती है उसमें खुद ही घुल जाती हैं। और अंत में शायद सबसे जरूरी बात कि खुशी ध्यान से मिलती नहीं है, बल्कि एक खुश, सहज, प्रामाणिक जीवन जीना, अपने स्वधर्म में जीना, यही ध्यान के फूल के खिलने के लिए सही माहौल बनाता है। वाकई ये बहुत गहरी बातें हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक और बात निकल कर आती है जिस पर सोचा जा सकता है। शायद सबसे गहरा संवाद शब्दों का लेन देन उतना नहीं है
जितना उन शब्दों के पीछे जो मौन जागरूकता है उसकी क्वालिटी है। बोलते हुए भी और सुनते हुए भी। जी, ओशो जिस तरह बोलते हुए भी अंदर से मौन रहते थे और जिस साक्षी भाव को वो ध्यान का केंद्र बताते थे, अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर उस मौन जागरूकता को, उस साक्षीपन को जगाए, उसे विकसित करे, तो दुनिया के साथ, लोगों के साथ उसका कम्युनिकेशन, उसका पूरा व्यवहार वो कैसे बदल सकता है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो आज की हमारी सारी बातों को, ओशो के बोलने का तरीका, साक्षी भाव, संवाद, जागरूकता, सबको एक साथ जोड़ता है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।